नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन। यह प्रैक्टिस सेशन निरंतर एग्ज़ाम तक चलता रहेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि पटवार भर्ती परीक्षा 2021 बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, आज से हम लोग इसके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेशन में हमारी कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार के प्रश्न हमें पटवार भर्ती परीक्षा में देखने को मिलते हैं उस प्रकार के सभी प्रश्न आपको सोल्व करवाए जाए। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे नए सेशन की। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, उसमें हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स टेस्ट के बारे में। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मैट्रिक्स जो परीक्षण है इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी मैट्रिक्स टेस्ट यानी जो मैट्रिक्स परीक्षण है इससे संबंधित जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो वो हमारे को किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, हमारे को एक विशिष्ट आकृति दी जाती है। अब वह विशिष्ट आकृति जैसे मान लो आपका वर्त भी हो सकती है, वह एक वर्ग भी हो सकती है, वह एक आपको सारणी भी दी जा सकती है, एक आयत भी हो सकता है आपका, वह एक त्रिभुज भी हो सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, जब भी मैट्रिक्स परीक्षण यानी मैट्रिक्स टेस्ट से संबंधित जब भी हमें एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलते हैं तो उनमें क्या होता है, हमारे को इस प्रकार एक विशिष्ट सारणी दी जाती है। अब जो हमें आकृति दी जाती है विशिष्ट आकृति, अब मान के चलो मैंने भी आपको बताया वो आपका वर्त भी हो सकता है जैसे आपको पहले प्रश्न में दिया गया है, आपका वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, सारणी भी हो सकती है, त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है। उनको क्या किया जाता है दोस्तों, कुछ भागों में विभाजित या उपविभाजित कर दिया जाता है। और जो प्रत्येक भाग होता है उस प्रत्येक भाग में दोस्तों अक्षर या संख्याओं को क्या कर दिया जाता है, अंकित कर दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, आकृति के अंदर यानी विशिष्ट आकृति के अंतर्गत जो अंक या संख्याएं जो निरूपित की जाती है या अंकित की जाती है वो एक विशिष्ट क्या होती है, क्रम में होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं उनको एक विशिष्ट प्रारूप में जमाया जाता है और एक आपको लुप्त संख्या होती है जिसका मान आपको ज्ञात करना होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले इस प्रकार से एक वर्त बनाया गया, ठीक है, और इस वर्त को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया, 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। फिर एग्जामिनर ने क्या किया दोस्तों, इसी बड़े वर्त के अंदर एक और छोटा वर्त बना दिया, इसको भी कितने भागों में विभाजित कर दिया, 4 भागों में। और दोनों वृत्तों के बीच में ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार, इस जगह को दोस्तों कितने भागों में बांट दिया गया यहाँ पर, तो इस जगह को इस प्रकार से 2-2 भागों में बांट दिया गया। अब आपको बताना है दोस्तों कि ये जो लुप्त संख्या आपको दी गई है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा। पहले ऑप्शन में आपसे कहा गया 9, दूसरे ऑप्शन में है 5, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 4 और चौथा ऑप्शन है डी। तो कोशिश कीजिए फटाफट जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपने देखा दोस्तों, यहां आपको दिया गया है 81, यह आपको दिया गया है 121, ये हो गया 64 और ये कितने आ गए दोस्तों 100। और छोटे वाले वर्त के बाहर दे दिया इस प्रकार से 4, यह आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, 9, 2, 1, 7, 7 और 3। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जब भी हम लोग रीजनिंग पढ़ने बैठते हैं तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करने से पहले या अगर आप लोग रीजनिंग के ऊपर अपनी अच्छी कमांड करना चाहते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप सभी को 50 तक संख्याओं के तो वर्ग और दूसरी बात 20 तक संख्याओं के जो घन है वो आप सभी को याद होने चाहिए। ये बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप सभी का दायित्व यही बनता है कि पहले हमें 50 तक तो वर्ग याद करने हैं
और 20 तक क्या करने हैं दोस्तों, संख्याओं के घन याद करने हैं। क्योंकि ध्यान रखना, जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने बैठोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये चीज़ें आपको याद मिलेगी तो जैसे ही आप प्रश्न को देखोगे, प्रश्न को देखते आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार इसमें वर्ग काम में आ रहा है या घन काम में आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी और आपका बहुत कम समय में आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समय की बचत भी होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा यहाँ दिए गए हैं दोस्तों आपको 81। सभी जानते हो 81 जो है वो किसका वर्ग होता है दोस्तों, 9 का वर्ग होता है। फिर आपने देखा 100, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसका वर्ग होता है दोस्तों, 10 का वर्ग होता है। आपने देखा 64, 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 64 होता है 8 का वर्ग, 8 × 64। और 121 जो है ये किसका वर्ग होता है दोस्तों, 121 होता है 11 का वर्ग। तो आपने देखा छोटे वाले वर्त को जो 4 भागों में बांटा गया है, उसमें दोस्तों प्रत्येक भाग के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई है। 81 है, 81 9 का वर्ग होता है। 100 है, 100 दोस्तों 10 का वर्ग होता है। 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है। और 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। तो आपने देखा कि 64 जो है दोस्तों ये 8 का वर्ग होता है। और 8 कब आएगा, जब 7 को और 1 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये चीज़ें ऐसी है जो आपको देखते ही दिमाग में फिट हो जाएगी आपके। मतलब जब आप लोग 1-2 बार इनकी निरंतर रूप से प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोग इस प्रकार से डल जाओगे इनमें कि प्रश्न को देखते आपके दिमाग में आ जाएगी यार इसको हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो, अब देखा तो आपने पता लगाया कि 7 और 3 भी कितने होते हैं, 10। 9 और 2 भी कितने होते हैं, 11। तो छोटा जो वर्त है दोस्तों उसको 4 भागों में बांटा गया और प्रत्येक भाग के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई। अब जिस संख्या का वर्ग लिखा गया है वह जो संख्या आ रही है दोस्तों, वो बड़े वाले वर्त और छोटे वाले वर्त के बीच की जगह को जो हमने 2 भागों में बांटा, उन दोनों भागों में जो 2 अंक लिखे गए हैं उनका क्या प्राप्त हो रहा है, योग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 9 और 2 कितने होते हैं, 11। देखो 9 को और 2 को जोड़ा तो 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। 7 को और 1 को जोड़ा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64। फिर आपने देखा 7 और 3 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 100। तो इसी प्रकार आप लोग मुझे बताइए ऐसी 2 संख्याएं जिनका योग करके स्क्वायर करें तो वह कितना आ जाए, 81। अब 81 जो है दोस्तों वो किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो मतलब 2 संख्याओं को जोड़ने पे 9 आएगा। अब एक संख्या आपको 4 दे दी तो निश्चित रूप से आप सबको पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 5। 5 क्यों आएगा, क्योंकि 4 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9। और 9 का स्क्वायर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 81। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। इसी प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को आपने देखा, आपको 3 वर्त दिए गए हैं दोस्तों और तीनों वर्तों के चारों तरफ आपको संख्याएं लिखी हुई दी गई है और वर्त के बीच में भी आपको संख्या दी गई है। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए। जैसे यह आपको एक वर्त दे दिया, क्लियर। अब वर्त के बीच में लिखा दोस्तों 33। 33 क्या है, 2 अंकों की संख्या है। ऊपर लिखा गया 2, फिर साइड में लिखा 2, फिर लिखा 3 और फिर क्या लिखा दोस्तों, 4। अब एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ, वर्त के चारों तरफ यानी चारों दिशाओं में 4 संख्या लिखी गई है, बीच में लिखा गया 33। तो इसको देखते आप लोग इतना सा दिमाग लगा सकते हैं कि यार जो ये बीच में 33 आ रहा है, निश्चित रूप से इस 33 का संबंध जो है वो बाहर वाली चारों संख्याओं से होना चाहिए। ये तो कोशिश करोगे आप, जब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो उसको सोल्व करने से पहले आप लोग इन बातों के ऊपर दिमाग लगाते हो कि यार मैं इस प्रश्न को सोल्व कैसे करूं। तो हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए कि बहुत कम समय में हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाए। तो देखो 33 आपने देखा तो कुछ लगा यार 33 बड़ी संख्या है, क्योंकि बाहर जो आ रही है वो छोटी संख्याएं हैं। अगर मान लो इनका योग चेक करें तो आपको पता है दोस्तों 3 और 2 5, 4 9 और 2 कितने होते हैं, 11। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग।
अगर इनका योग करें, सपोज करो आप लोग करो कि 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 देखो कितने हो गए 11। ठीक है, तो आपने देखा कि चारों संख्याओं का अगर आप लोग योग करते हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11, तो 11 को 3 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 33 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम लोग आगे चेक करें तो आपने देखा 4 और 3 कितने होते हैं दोस्तों? 7। 7 और 2 कितने होते हैं? 7 और 2 कितने हो गए बताओ? 9। ठीक है, 9 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? तो 9 और 5 होते हैं 14। क्या 14 को 3 से गुणा करना पर 54 आता है क्या? तो आपने देखा 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 3 से गुणा करने पर 54 नहीं आता। इसका मतलब ये मेथड तो आपका नहीं हो सकता। फिर आप सोचोगे यार बाहर वाली संख्याओं का योग करके देखा तो नहीं आ रहा, हो सकता है स्क्वायर करने पे आ जाए, क्योंकि बीच की जो संख्या है दोस्तों वो बड़ी संख्या है, एक साथ बड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है। फिर आप विचार करोगे कि यार 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। और फिर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो 4 और 4 8, 8 8 16, 8 या 24, 24 में जब 9 जोड़ोगे तो 24 और 9 कितना प्राप्त होगा दोस्तों आपको? ये आएगा 33। तो आपने देखा कि वर्त के बाहर जो 4 संख्याएं दी गई है, इन चारों संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ने पर जो योग आता है दोस्तों वो बीच वाली संख्या हमारे को प्राप्त हो रही है। ठीक है, एक बार इसी प्रकार आगे भी चेक करके देखो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गए दोस्तों कितने? 25। 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितने हो गए? 29। 5 का स्क्वायर 25, 29 में 25 जोड़ते हैं, सुनना ध्यान से, 29 में कितने जोड़ते हैं? 25। तो बताओ 29 और जो 25 है वो में कितना प्राप्त होता है दोस्तों? तो 29 और 25 को जब जोड़ते हैं तो ये हमारे को प्राप्त होता है कितना? 54। तो आपने यहाँ से पता लगाया कि प्रश्न नंबर 2 में 3 वर्त दिए गए हैं, तीनों वर्तों में प्रत्येक वर्त के बाहर 4-4 संख्या लिखी गई है और बीच में जो आ रहा है दोस्तों वो आपने देखा कि वर्त के बाहर जो 4 संख्या आ रही है उन चारों संख्याओं का अगर हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वो हमें वर्त के बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जब आप लोग आंसर देखोगे तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 25। 4 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? 16। और इसी प्रकार 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, 16 और 9 होते 25 और 25 दोस्तों कितने हो गए? 50। 50 में 36 जोड़ोगे तो 86, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली। इसी प्रकार आगे का जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उसमें देखिए आपको एक सारणी दी गई है और इस सारणी को क्या कर दिया गया दोस्तों? कई भागों में बांटा गया है, यानी उपभागों में भी इसको बांटा गया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार की कोई आकृति आती है तो आप लोग याद रखना, ये जो इस प्रकार क्षैतिज रेखाएं खींची जाती है, हमारी भाषा में हम लोग कह सकते हैं आड़ी रेखाएं। तो ये जो दोस्तों क्षैतिज रेखा जो हम लोग आड़ी रेखा खींचते हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों, इसे पंक्तियां कहा जाता है। और इस प्रकार जो ऊर्ध्वाधर खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी खड़ी। क्या लिखा मैंने? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है दोस्तों सीधी खड़ी, और जो सीधी खड़ी रेखाएं होती है उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उन्हें स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, चलो तो आपने देखा दोस्तों
कि एक आपको सारणी दी गई है और इस सारणी को कई भागों और उपभागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में कुछ अंक क्या किए गए दोस्तों, अंकित किए गए हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम लोग देखो किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ये बात समझना आप लोग। सबसे पहले हम लोग इनका योग चेक करते हैं, योग चेक करते हैं, या फिर हम लोग इनका दोस्तों घटाव चेक करते हैं, या फिर इनका गुणा चेक करते हैं, या अगर संख्याओं में निरंतर कोई उतर चढ़ाव दिखाई देता है तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आपने देखा दोस्तों 8 और 3 कितने होते हैं, 11। 11 और 4 कितने होते हैं, 15। अगर पंक्तियों के रूप में अगर दोस्तों इसका योग करें तो हमें प्राप्त हुआ 15। चेक करते हैं क्या नीचे भी 15 आता है क्या, तो 7 और 6 हो गए 13 और 1 14, यानी ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं दोस्तों, फिर आप लोग देखिए घटाव चेक करते हैं तो 8 में से 3 जाता है तो 5 आता है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 4 को और 3 को आप जोड़ते हो तो 7 आता है, वो भी नहीं आ रहा। तो कोशिश करो, अब इसको मैं स्तंभ के रूप में सोल्व करने का प्रयास करूंगा कि हो सकता है मुझे स्तंभ के रूप में इसका कोई आंसर मिल जाए। तो आपने देखा दोस्तों कि 8 और 7 कितने होते हैं, बताओ 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 17 होते हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ तीनों संख्या एक एक अंकों की है, जबकि यहाँ एक साथ बढ़ गए 13। इसका मतलब कुछ न कुछ तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो आपने देखा कि 8 और 7 15 होते हैं, 15 और 2 17 होते हैं, यहाँ पे 17 तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि 8 और 7 कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर 8 और 7 होते हैं 15। मैं कहूँ अगर 15 में से 2 को मैं घटा दूं तो बताओ कितने प्राप्त होंगे, तो आप कहेंगे सर 13 आएंगे। चेक कर देखिए कि आगे भी ऐसा हो सकता है क्या। फिर आगे आपने देखा दोस्तों कि सर 6 और 3 कितने होते हैं, 9। मैंने पूछा दोस्तों क्या 9 में से 4 घटाने पर 5 आता है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार हम लोग आगे चेक करेंगे। बताओ 4 और 1 कितना होगा दोस्तों, 5। अब 5 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि उसको घटाते ही कितना आ जाए, 4। तो आपको पता है 5 में से 4 घटाने पर क्या आएगा दोस्तों, 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपने क्या देखा कि ये जो सारणी हमें दी गई है, इस सारणी में दोस्तों जो हमारे को स्तंभ दिए गए हैं, 3 स्तंभ दिए गए हैं। अब पहले स्तंभ में हमने देखा कि ऊपर के 2 अंकों का योग किया और फिर नीचे वाला अंक हमने घटाया, तो सबसे नीचे वाला हमारे को क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी ऊपर की 2 संख्याओं को जोड़ा फिर नीचे वाली को घटाया तो सबसे नीचे वाली संख्या हमारे को क्या हो गई, प्राप्त हो गई। यही मेथड लगा दोस्तों आपके दूसरे स्तंभ में, जिसमें आपने देखा कि 6 और 3 9 होते हैं, 9 में से 4 घटाया तो कितने हैं, 5। तो सीधी सी बात है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना था, तो हमने देखा 4 और 1 कितने होते हैं, 5। अब आपको पता है 5 में से किसी संख्या को घटाने पर नीचे वाला क्या आएगा, 4। तो 5 में से क्या घटाएगी, 4 आ जाए, तो आपका आंसर है दोस्तों 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर क्या हुआ, आपका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में देखिए आपको 2 वर्ग दिए गए हैं और प्रत्येक वर्ग को 4 भागों में क्या किया गया है, यहाँ पर बांटा गया है। अब आपको बताना है दोस्तों प्रत्येक भाग में कुछ संख्याएं अंकित की गई है। अब इन संख्याओं का संबंध किस प्रकार से है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आंसर होगा। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि इन 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जल्दी से कोशिश कीजिए और फटाफट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि यहाँ आपका इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने देखा कि ये जो वर्ग आपको दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग रखना आप लोग। इस वर्ग को कितने भागों में बांटा गया, तो इस वर्ग को 4 भागों में बांटा गया। 4, 6, 24
और 576। थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना है, 4 के बाद में 6 आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा 24 एक साथ बढ़ गया और फिर आपने देखा कि 576 इसमें क्या हुई दोस्तों, एक साथ वृद्धि हुई। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं 4 को यहाँ 6 से गुणा करता हूँ, मान के चलिए मैंने यहाँ 4 को किससे गुणा कर दिया, 6 से, तो 4 को 6 से गुणा करते हमें कितना प्राप्त हो गया, 24। अब 24 को किससे गुणा करें कि 576 आ जाए, तो आप सभी को मालूम है कि सर 24 का जो स्क्वायर है यानी 24 का वर्ग, ये भी हमें कितना प्राप्त होता है, 576 प्राप्त होता है। ये मेथड आपका काम में आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका करेक्ट है, ये तो तभी करेक्ट होगा जब यह अगले वाले में भी क्या करेगा दोस्तों, काम करेगा। चलो आगे आपने देखा तो आपने पता लगाया कि अगर सर 3 को 5 से गुणा किया जाए तो यह आता है 3 पंजे 15। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 को 5 से गुणा करता हूँ तो 3 को 5 से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 15। तो आपने देखा कि सर बात तो सही है, यानी 3 को 5 से गुणा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कितने दिखाई देते हैं, 15। अब 15 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 15 का जो स्क्वायर होगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ 225। तो अब आप लोग देखिए कि क्या 4 ऑप्शनों में से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको 225 दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में आपने पता लगाया कि एक वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में जो संख्याएं लिखी गई है दोस्तों, उनको इस प्रकार से अंकित किया गया है कि ऊपर की दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो नीचे वाली एक संख्या प्राप्त होती है, यानी और नीचे वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो दूसरी अगली संख्या हमारे को क्या होती है, यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना, जब भी परीक्षण टेस्ट का प्रश्न आता है या आप लोग कह सकते हैं दोस्तों, यानी मैट्रिक्स टेस्ट का जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसके अंतर्गत जो भागों में संख्या अंकित की जाती है वो हमें एक विशेष प्रारूप के अंदर दी जाती है, या हम लोग कह सकते हैं एक निश्चित क्रम के अंदर दी जाती है। आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5 जो है इसमें आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है और जो वर्ग बना हुआ है उस वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आपने देखा सर ऊपर दोनों भागों में बड़ी संख्या आ रही है, लेकिन नीचे वाला जो भाग है उसमें हमारे को छोटी संख्या दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना है कि 50 और 31 को अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों, ये तो प्राप्त होता है हमें कितना, 81 और 9 90। वर्ग के अगर इन तीनों भागों का योग करें, वर्त के तीनों भागों का अगर हम लोग योग करते हैं तो वो हमें 90 प्राप्त होता है। अब आगे आपने देखा तो आपने पता लगाया कि सर 42 और 21, 21 दूना 42, 21 थी 63 और 7 कितने हो गए, 70। ये तो नहीं हो सकता, यानी संख्याओं का योग तो नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा आप लोग पता लगाइए, ऊपर 2 संख्याएं बड़ी दी गई है और नीचे एक संख्या छोटी आ रही है, इसका मतलब इनका किस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो आप लोग मुझे बताइए, ऊपर एक संख्या दी गई है 50 और दूसरी संख्या आपको दी गई है 31। अगर 50 का और 31 का हम लोग योग करें तो ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों 81। 81 आ गया। अब आपको पता है कि 81 जो है वो एक वर्ग संख्या है और 81 किसका वर्ग है, 9 का। ये बात तो सही है। तो आपने पता लगाया कि 9 है और 9 का वर्ग में कितना प्राप्त हुआ, 81। अब इसी प्रकार हम लोग चेक करें कि 42 को और अगर 21 को जोड़ते हैं तो ये में कितना प्राप्त होता है, तो ये होता है दोस्तों 63। लेकिन आपने कहा कि अगर सर 7 का स्क्वायर करें तो वो आता है 49। ये 7 का स्क्वायर तो नहीं आया 63, मतलब स्क्वायर वाला आपका फॉर्मूला तो काम में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि सर 81 में देखो,
अगर 81 में 9 का भाग दे दें तो कितना प्राप्त होता है? 9। इसी प्रकार आपने देखा कि ये कितना आया? योग 63। अगर मैं 63 में 9 का भाग दूं तो कितनी बार जाता है दोस्तों? 7 बार जाता है। बताओ यहाँ पर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने क्या देखा? ऊपर की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर अगर 9 का भाग दिया जाता है तो मैं नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार यही फॉर्मूला आगे यूज करो इस तीसरे वाले वर्त में। अगर 43 में जोड़ेंगे 11 तो 43 और 11 आ जाएंगे, 3 और 1 4 और 4 और 1 5। अगर 54 में 9 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 6 बार। तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न में आपने ये पहचान की कि एक वर्त को 3 भागों में बांटा गया है और ऊपर के दोनों भागों में जो संख्याएं अंकित की गई है दोस्तों, अगर उन दोनों संख्याओं का योग करके हम लोग 9 का भाग देते हैं तो हमें नीचे वाली जो संख्या है वो क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़ते हुए कंपटीशन में आजकल हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर की यही सोच रहती है कि वो हमें इस प्रकार का प्रश्न देता है कि हम लोग उसमें कन्फ्यूजन हो। तो आपका दायित्व ये है कि आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में कन्फ्यूज नहीं होना है। आराम से आपको पैटर्न को पहचानना है कि किस प्रकार से लिखा गया है और फिर अपने आंसर तक पहुंचना है। तो देखो, इस प्रश्न में आपने पता लगाया कि सर हमें एक सारणी दी गई है और इस सारणी के अंदर पंक्तियां और स्तंभ आपको दिए गए हैं। अब पंक्तियों और स्तंभों में आपने क्या देखा कि प्रत्येक जो आपको भाग दिया गया है दोस्तों, इस प्रत्येक भाग के अंदर आपको 2 तो लिखे गए हैं अक्षर ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला के, और एक आपको क्या दी गई है दोस्तों? संख्या या अंक दिया गया है। तो थोड़ा सा आप लोग अगर यहाँ दिमाग लगाएं तो देखो, ऐसा प्रश्न है जिसमें ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन केवल थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पता चलेगा कि 3 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 3 पंजे कितना आता है दोस्तों? 15 आता है। एक बार नीचे देखें तो 2 को 4 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से नीचे जब 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 4 छक्के कितने प्राप्त होंगे दोस्तों? 24। अब जब ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में सॉल्व करोगे तो देखो, एग्जाम में हमारी कंडीशन क्या रहती है? एग्जाम में आपकी या मेरी एक ही शर्त रहती है, एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि आपने प्रश्न को कैसे सॉल्व किया है, बस उसका यही है कि जो उसने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपका जो टिक है वो सही ऑप्शन पे जाना चाहिए। बाकी वहाँ कोई नहीं पूछता कि आपने किस प्रकार पढ़ा और किस प्रकार से आपने इसका जवाब दिया, बस आपका जो जवाब है वो सही ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ हमें क्या करना होता है कि 4 ऑप्शनों में से किसी एक ही ऑप्शन के ऊपर टिक करना होता है। अगर आपको लगता है कि पहली चीज़ को देखते आपको ऑप्शन मिल गया तो सीधा टिक कर दो, प्रश्न को पूरे को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि सर अगर हम 4 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 24। अब आपको पता है जितने भी 4 ऑप्शन है उनमें केवल एक ही ऑप्शन में 24 है, मतलब बाकी 3 तो आपका आंसर नहीं हो सकते। तो सीधा सा जो है वो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर फिर भी आपको पता नहीं चले तो इस प्रश्न में देखो और क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है। आपने देखा कि B के बाद में आ रहा है C, तो C के बाद में क्या आ रहा है? D। इसी प्रकार E के बाद में F, तो F के बाद में क्या आ रहा है? G। तो यहाँ H के बाद में आ गया I, तो I के बाद क्या आएगा दोस्तों? हमारा J। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका? J। अगर इसी प्रकार आगे बढ़े तो आपने देखा D के बाद में क्या आता है? E, E के बाद में क्या आएगा? F, G के बाद में आएगा H, H के बाद में आ जाएगा I, J के बाद में आएगा K, तो K के बाद में आपका यहाँ क्या आएगा? L। तो आंसर आ जाएगा आपका JL24, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों वो यहाँ क्या रहेगा? आपका फाइनली करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखिए,
अगर आगे हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 7 की, तो प्रश्न नंबर 7 जो है इसमें आपको वही क्या दी गई है, एक सारणी दी गई है और उस सारणी को 2 तो पंक्तियों में और दूसरी बात 6 स्तंभों के अंदर बांटा गया है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, 50 तक वर्ग और 20 तक घन के साथ में जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षरों का बाएं से दाएं और दाएं से बाएं क्रम जो है वो हमें हमेशा क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। समझ लीजिए आप लोग, जब भी रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग की अगर हम लोग कहें रीढ़ की हड्डी, तो ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 50 तक वर्ग याद होना चाहिए, 20 तक आपको घन आना चाहिए और दूसरी बात अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षरों का दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आपको क्रम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो इसको हम लोग सोल्व करें। सबसे पहले सी आ रहा है, सी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएगा, 3 पे। फिर आ गया दोस्तों 3, फिर आई कितने पे आएगा, 9 पे, फिर आ गया 9। ओ कितने पे आएगा, आप सभी को पता है 15 पे। ठीक है, अब आपको आगे बताना है क्या आएगा। तो आपने देखा 3 3 9 9, इसका मतलब 15 15 आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे मतलब क्या आना चाहिए, यहाँ 15 आना चाहिए। फिर आपने क्या देखा, 6 आ रहा है, तो आपने पता लगाया 6। एफ कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। 12 एल भी कितने पे आता है, 12 पे। 18। अब आपको मालूम है कि 3 3 9 9 मतलब 15 15, वहाँ क्या आएगा 15। नीचे आपने देखा 6 6 12 12, तो मतलब 18 के बाद में आगे क्या आएगा, 18। और आपको पता है 18 जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में किसका क्रमांक होता है दोस्तों, तो ये होता है आर का। तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे क्या आ जाएगा, आर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या होगा दोस्तों, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 8 जो है वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रश्न नंबर 7 में देखा। तो इसमें पहचान कीजिए। सबसे पहले आपने देखा क्यों, क्यों कितने नंबर पे आता है, 17 पे। फिर आ रहा है 3, फिर आ गया प्रश्नवाचक, फिर आया 8। दूसरी बात आपने देखी कि सी कितने पे आता है, 3 पे और 17। तो आपने पता लगाया कि 17 से 17, 3 से 3, तो मतलब फिक्स है यहाँ क्या आएगा दोस्तों, 8 से 8। क्लियर। अब 8 से 8 आ गया, मतलब 8 जो है वो किसका क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 8 पे कौन आएगा, एच। क्लियर, ऊपर एच आएगा। ये आपने फाइनली पता कर लिया। देखो सबसे पहले क्यों आया, एक अक्षर लिखा, फिर अंक लिखा, फिर अक्षर लिखा, फिर अंक लिखा, फिर अक्षर लिखा, फिर उसने अंक लिखा। यानी उसने क्या किया, पहले अक्षर लिखा, फिर अंक लिखा, फिर अक्षर लिखा, फिर अंक लिखा। लेकिन नीचे क्या किया, पहले अंक लिखा, फिर अक्षर लिखा, फिर उसने अंक लिखा, फिर उसने अक्षर लिखा। तो इससे आपने पता लगाया कि पहले अक्षर फिर अंक, यानी यहाँ पे तो क्या आएगा, अक्षर आएगा आपका। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कोई एक अक्षर आएगा। अब नीचे आपको पता है अंक अक्षर अंक, यानी फिक्स है। यहाँ आपका क्या आएगा दोस्तों, यहाँ आपका गणितीय अंक आएगा। आपने पता लगाया कि क्यों 17 पे आता है, पीछे भी 17 है, 3 पे सी आता है, उधर सी है, तो निश्चित है यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा। 8 पे कौन आएगा बताओ, एच। अब फटाफट आप लोग 4 ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शनों में से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में ऊपर क्या आ रहा है, आर। और आपका जो आंसर आएगा वो केवल इन्हीं 2 ऑप्शनों में से होगा। तो अब आपने पता लगाया कि 2 उधर बी है, मतलब बी 2 पे आता है, ये एल है मतलब एल 12 पे आता है, ई है, ई कितने पे आता है दोस्तों, ई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 पे। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, H/5, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपने देखा तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देखो p की पावर 2, n की पावर 14, b की पावर 16।
फिर आपने देखा k की पावर 18, c की पावर 3, r की पावर 11। एक बात मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, अगर अंकों के हिसाब से मैं चलूं तो यहाँ आपने पता लगाया कि 2 आ रहा है, 14 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। अगर तीनों का योग करें तो ये हमें प्राप्त होता है 16 और 14 कितने, 30 और 2 32। ठीक है, चेक करते हैं कि क्या नीचे भी 32 आता है क्या। तो आपने यहाँ देखा कि 18 और 11, 18 में 3 जोड़ोगे 21 और 21 में 11 जोड़ोगे तो आपको वही कितना प्राप्त होगा, 32। तो आपने ये पता लगाया कि सर इस सारणी के अंदर जो प्रत्येक भाग में अंक दिए गए हैं जो पावर के रूप में आ रहे हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की घात के रूप में आ रहे हैं, उनका योग हमें पंक्तियों के रूप में कितना प्राप्त हो रहा है, 32 प्राप्त हो रहा है। तो नीचे मुझे बताओ 12 को और 15 को अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 12 और 15 का जो योग है यह आपको कितना प्राप्त होगा, 27। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, 32 में कितना जोड़ूं कि योग 27 आ जाए, तो आप यह कहोगे सर 5। तो आप सीधा सा एक चीज़ पे गौर करो, क्या किसी संख्या की पावर आपको 5 दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि आपको तो क्या करना है, 4 ऑप्शन में से किसी एक सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है, सीधी सी बात। यहाँ पावर 5 नहीं है, यहाँ भी पावर 5 नहीं है, यहाँ भी पावर 5 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे देखो, प्रश्न नंबर जो 10 है दोस्तों, उसमें फिर से हमारे को एक सारणी दी गई है और सारणी जो दी गई है उसको पंक्तियों, 3 पंक्तियों और 3 कॉलम्बों के रूप में, यानी 3x3 की मैट्रिक्स के रूप में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। दूसरी बात, प्रत्येक भाग में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बी, एफ, जी और एच। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यहाँ आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। देखो, सबसे अच्छा तरीका है, अगर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो आप लोग जल्दी से एक काम कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, जो अक्षर दिए गए हैं उनका क्या लिखना है दोस्तों, आपको क्रमांक लिखना है। उसके बाद आपको प्रश्न को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मान लो मैं इसी मैट्रिक्स को चेंज कर दूं, यानी इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ क्या कर दूं, जिसमें अक्षर लिखे गए हैं उसमें मैं क्या लिख दूंगा, इन अक्षरों के क्रमांक। तो देखो, डी आएगा 4 पे, टी आएगा 20 पे, एम आएगा 13 पे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, पी आएगा 16 पे, सी आ गया 3 पे, एन आ गया 14 पे, जी आ गया 7 पे और जेड आ गया 26 पे। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि 4, 20, 13, 26, 3 प्रश्नवाचक, 7, 14, 16। एक बात मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं पंक्तियों के रूप में इनका योग करूं तो योग आता है दोस्तों 20 और 4 24। अब 24 में कितने जोड़े, 13। 24 में 13 जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, 2 और 1 3, कितना प्राप्त होता है, 37। जब मैं इसे पंक्तियों के रूप में जोड़ता हूं, पंक्ति के रूप में इनका योग करता हूं तो वो कितना आता है, 37। चेक करो कि क्या नीचे भी 37 आ रहा है क्या। तो आपने देखा 7 और 14 कितने होते हैं, 21। 21 में आप लोग कितने जोड़ोगे, 16। तो 6 और 1 7 और 3 कितने प्राप्त हुए, 37। तो निश्चित रूप से बीच वाली जो पंक्ति है इसके अंकों का योग भी आपको कितना प्राप्त होगा, 37। तो 26 में आपने 3 जोड़ा, 26 में 3 जोड़ते आपके पास कितने आ गए, 29। अब आपको ये पता है कि सर पंक्ति के अंकों का जो योग आएगा वो हमें कितना प्राप्त होगा, 37। तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि 29 के अंदर ऐसा क्या जोड़ूं कि उसे जोड़ते 37 आ जाए। तो आप क्या करोगे, 37 में से 29 को घटाओगे तो बताओ कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। और 8 जो है,
अंग्रेजी वर्णमाला में 8 क्रमांक किसका होता है? एच का। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों वो यहाँ पर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखिए 10 क्वेश्चनों की हमने प्रैक्टिस कर ली। आगे बढ़ते हम लोग आज के प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, एक वर्ग दिया गया है और उस वर्ग को कई भागों में क्या किया गया है, उसके केंद्र के हिसाब से, यानी आपको एक वर्त दिया गया है। ठीक है, अब ये जो आपको वर्त दिया गया है, इस वर्त को इसके केंद्र से कई भागों में बांटा गया है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका क्या आंसर आ सकता है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य आपके लिए बात यह है, आपने देखा कि सर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वर्त बनाना है। सबसे पहले आपने वर्त बनाया। अब इस वर्त को आपने क्या किया दोस्तों, 4 भागों में विभाजित कर दिया और यह आ गया आपका वर्त का केंद्र। अब प्रत्येक जो भाग है इसको भी देखो कितने भागों में बांटा, 2 उपभागों में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रत्येक चतुर्थांश को और 2 उपभागों में बांट दिया। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर? अब देखो यहां आपको दिया गया है दोस्तों m, तो मुझे बताइए, अब मैं यहां m नहीं लिखूंगा, मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, जो हमें अक्षर दिए गए हैं इनको मैं क्या करूंगा, इनके क्रमांक के आधार पर रखूंगा। तो आप लोग मुझे बताइए m आ रहा है, m कितने नंबर पे आता है, m आता है 13 पे, z आएगा 26 पे, राइट। ऐप कितने पे आएगा दोस्तों, ऐप आएगा आपका 6 पे, टी आ जाएगा 20, आर कितने पे आएगा 18 पे। इसी प्रकार ये आ गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, एन कितने पे आएगा 14 पे, राइट। फिर आपने देखा जे आ गया 10 पे, ई आ गया आपका 5 पर, ई बी कितने पे आया 5 पे, और पी आ गया 16 पे, और सी कितने पे आ गया दोस्तों आपका 3 पे। तो यहाँ देखो जब इस प्रकार का काम आप लोग करोगे तो आपको पता है, पहले तो जो वर्त आपको दिया गया था, इस वर्त को कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में बांटा गया। एक वर्त आपको दिया गया और जो वर्त आपको दिया गया दोस्तों, उस वर्त को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को भी क्या किया गया, फिर 3 उपभागों में बांटा गया। तो आप लोग मुझे ये बताइए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाले भाग की बात करूं तो इस वाले भाग में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने देखा कि जब इस वाले भाग की हम लोग बात करें दोस्तों, तो 26 में से 20 घटाने पर कितने प्राप्त होते हैं, 6 प्राप्त होते हैं। बताओ यस या नो, क्या इसी प्रकार आगे हो रहा है क्या। तो आपने देखा सर 18 में से अगर 14 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 4। 10 में से 5 को घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 5। इसी प्रकार अगर मैं 16 में से 13 को घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 3। तो यहाँ 4 आपका आंसर आएगा, और 4 जो है वो किसका क्रमांक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये होता है डी का। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले एक वर्त लिया गया, अब उस वर्त को क्या कर दिया दोस्तों, 4 भागों में बांट दिया गया, और प्रत्येक भाग जो है उसको क्या किया गया, फिर कितने भागों में, यानी प्रत्येक भाग को 3 उपभागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। अब प्रत्येक भाग के जो 3 उपभाग हैं उसमें अगल बगल वाले दोनों का जो अंतर है वो बीच वाला भाग आपको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। यानी 26 में से 20 घटाते हैं तो 6 आते हैं, 18 में से 14 घटाए तो कितने आए, 4, 10 में से 5 घटाए तो 5, 16 में से 13 घटाए तो 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर था वो क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, आपको डी। नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ देखी कि सबसे पहले आपको एक वर्ग दिया गया, फिर जो वर्ग दिया गया दोस्तों उसको 4 क्या कर दिया गया, भागों में बांट दिया गया, और फिर चारों भागों को बीच में से काटकर क्या बना दिया गया, एक वर्त बना दिया गया। और फिर उस वर्त को भी 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं के माध्यम से कितने भागों में बांट दिया गया, यहाँ पर 4 भागों में बांट दिया गया। तो अब आपको बताना है दोस्तों कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आप लोग मुझे एक बात ये बताइए, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक क्या दिया गया, वर्ग दिया गया है, और वर्ग के अंदर ये क्या दिया गया, आपको एक वर्त दिया गया है। वर्त को 4 भागों में बांटा, कितने आए, 30, 12, 35 और 14। अब आपने देखा दोस्तों कि ये जो वर्ग था जिसको 4 भागों में बांटा गया था, प्रत्येक भाग में थोड़ा सा ध्यान रखो, 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो आप एक बार ऑप्शन में चेक करें। ऑप्शन में आपने देखा तो दोस्तों चारों जो संख्याएं हैं, ये चारों की चारों संख्याएं क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। मतलब इन 4 में से आपका कोई एक आंसर होगा। देखो 49 कब आएगा दोस्तों, जब 7 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 4 कब आएगा, जब 2 का स्क्वायर करोगे। 36 कब आएगा, जब 6 का स्क्वायर करोगे। तो निश्चित रूप से यहाँ जो मान आएगा वो भी किसी संख्या का स्क्वायर हमारे को क्या होगा, प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, यहाँ आपको एक बात दिखाई दे रही है कि ये 14 आ रहे हैं दोस्तों। तो ये 14 कब प्राप्त होते हैं, जब 7 को 2 से क्या करते हैं, गुणा, क्योंकि 7 दूनी 14। इसी प्रकार आपने देखा अगर 6 को 2 से गुणा कर दें तो 6 को 2 से गुणा करने पर कितने प्राप्त होते हैं, 12। तो आप लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, ये 6 है, इस 6 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि उससे गुणा करते कितना आ जाए, ये आ जाए कितना, 30। तो आपने पता लगाया सर 6 को अगर 5 से गुणा कर दे तो 6 पंजे 30 आता है, और 5 का जब स्क्वायर कर दे तो वो क्या प्राप्त होता है, हमें 25 प्राप्त होता है। तो 25 जो है वो किसका है, 5 का। तो आपको पता है 5 7 35, राइट। तो यहाँ जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले वर्ग दिया, फिर वर्ग को 4 भागों में बांटा, प्रत्येक जो भाग है उसमें पूर्ण वर्ग संख्या लिखी गई, यानी किसी संख्या का वर्ग लिखा गया। फिर उसने क्या किया, एक वर्त लिया बीच में और उसको 4 भागों में बांट दिया। अब प्रत्येक भाग में जो आंसर आ रहा है वो शेष दोनों छोटे वर्गों को आपस में गुणा करने पर आपको क्या हो रहा है दोस्तों, प्राप्त हो रहा है। तो देखो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, इसी प्रकार 6 पंजे 30 और 5 7 35, और सबका वर्ग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 36, 25, 4 और 49। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 भी सेम वैसा ही प्रश्न है दोस्तों जैसा हमने प्रश्न नंबर 12 पढ़ा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप सभी को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, और जल्दी से आप सभी को 1 मिनट के अंदर इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 10, 11, 12 और 14। इन 4 ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर हो सकता है। वही चीज़ है, प्रत्येक जो वर्ग यानी एक वर्ग को जो 4 छोटे वर्गों में बांटा गया है उनमें प्रत्येक संख्या देख लो दोस्तों, आपको किसी संख्या का क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, वर्ग दिखाई दे रही है। 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। 64 किसका होता है, 8 का। ठीक है।
फिर आपने देखा 81 किसका होता है दोस्तों, 9 का वर्ग, और 9 किसका होता है बताओ, 3 का वर्ग। अब आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मैं 3 को और 4 को जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 7। अगर मैं 8 को और 4 को जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 12। अगर मैं 9 को और 8 को जोड़ दूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 17। इसी प्रकार आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि अगर मैं इस 9 को और 3 को जोड़ दूं, किसको, 9 को और 3 को जोड़ दूं तो 9 और 3 जो है वो मुझे कितना प्राप्त होगा, वो मुझे प्राप्त होगा दोस्तों कितना, 12। बताओ यस या नो, क्योंकि 9 और 3 का जो योग आएगा वो ये वाली संख्या आएगी, और ये कितनी प्राप्त होगी हमें, 9 और 3 12। यानी ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 3 है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में आपको बताना है दोस्तों, एक आपको सारणी दी गई है और इसे 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। यानी 3 ही तो इसमें दोस्तों पंक्तियां दी गई है और 3 ही आपको क्या दिए गए हैं, इसमें स्तंभ दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार का प्रश्न मैंने आपको सोल्व भी करवा दिया। सबसे पहले आप देखो दोस्तों, या तो पंक्ति के रूप में योग करके देखो, या फिर आप स्तंभ के रूप में वर्ग करके देखो, आपको आंसर मिलेगा। तो आपने पता किया कि 6 और 8 कितने होते हैं, 6 और 8 होते हैं दोस्तों 14। 14 में अगर 9 जोड़ दूं तो बताओ कितने प्राप्त होंगे। तो देखो आपने पता लगाया कि 8 और 8 16 और 1 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो बताओ कितने आएंगे, 23। अगर पंक्ति के रूप में योग करते हैं तो वो आया 23। क्या इसी प्रकार नीचे आ रहा है कि, तो आपने देखा 14 और 7 21 और 2 23। बिल्कुल यहाँ भी कितना प्राप्त हो रहा है आपको, यहाँ भी दोस्तों आपको 23 प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग कह सकते हैं कि सर नीचे भी तीनों संख्याओं का योग हमें कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो आपने देखा 7 और 3 10, 10 में कितने जोड़ूं दोस्तों कि 23 प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है 23 में से आप लोग 10 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा, 13। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, और उम्मीद करूंगा अब तक के सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा प्रश्न नंबर 15, जिसमें आपको एक सारणी दी गई है और सारणी को उसी प्रकार से 3 इंटू 3 के मैट्रिक्स में बांटा गया है। यानी 3 ही तो इसमें आपको पंक्तियां दी गई और 3 ही आपको क्या दिए गए, स्तंभ दिए गए हैं। और प्रत्येक जो स्तंभ है दोस्तों उसमें आपको एक संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही है। तो आप लोग पहचान कीजिए कि यहाँ आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह है बीच वाला, इसके स्थान पर आंसर क्या होगा। तो आपने देखा अगर योग चेक करें तो आपने पता लगाया कि सर 26 और 10 होते हैं 36, 36 और 8 कितने होते हैं, 44। सुनिएगा आप लोग मेरी बात को ध्यान से, 26 में आपने 10 जोड़ा तो कितने आए, 36। 36 में अगर आप लोग 8 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 44। इसी प्रकार बताइए 21 और 5 कितने होते हैं दोस्तों, तो 21 और 5 होते हैं कितने, 26। 26 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो 8 और 6 14 का 4, यानी वो भी हमें कितना प्राप्त होता है, 44 प्राप्त होता है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन था जैसा अभी हमने पिछले वाला पढ़ा। यानी पंक्ति के रूप में संख्याओं को जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 44 प्राप्त हो रहा है। तो बताइए 15 और 13 को अगर हम लोग जोड़ें तो 15 और 13 को जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 प्राप्त हो जाएगा। जबकि तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 44 आना चाहिए। तो अगर 44 में से 28 को हम लोग घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 16 प्राप्त होता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी शुरुआत की, और आज के सेशन में हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन पढ़े। तो इस चैप्टर के में प्रत्येक जो हमारा चैप्टर होगा
उसकी हम लोग 3 क्लासें लेकर चलेंगे और 3 क्लासों में हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने की। ठीक है।